1980-90 के दशक में खालिस्तान आंदोलन चरम पर था और हिंसक अभियान में बमबारी, हत्या, अपहरण और नरसंहार शामिल थे। ये वो दिन था जब आतंकियों का तांडव देखने को मिल रहा था और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप लगभग 12,000 नागरिकों सहित सिखों और हिंदुओं की लगभग 22,000 मौतें हुई। लेकिन अभी भी खालिस्तानियों का आतंक हर जगह देखने को मिल रहा है और यह आतंकवादी कैंसर की तरह भारत के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने का काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। इसकी कहानी की शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का एक मीटिंग हुआ। इस दौरान मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस की इस मांग का 3 समूह ने विरोध किया। एक मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा था मास्टर सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह, यह वो नाम था जिसने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग देश बना। इससे पंजाब भी 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और दूसरा हिस्सा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग प्रदेश की मांग तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाब सूबा आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग प्रदेश की मांग तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलता रहा। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। उस समय चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी बनाया गया। राजधानी को लेकर आज भी पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा है। लेकिन अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सिखों के लिए अलग खालिस्तान वो कैसे? चलिए आपको बताते हैं। सन 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन हार गए। चुनाव हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां से उन्होंने खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। खालिस्तान यानी खालसाओं का देश। सन 1971 में जगजीत सिंह न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया था और 1977 में जगजीत सिंह भारत लौटे और फिर ब्रिटेन चले गए। यहाँ जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। ये बात थी 1979 की। अब बात करते हैं उस समय की जिसने पूरा भारत बदल दिया था। सन 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सिखों के लिए अलग प्रदेश बना दिया। इससे पंजाब में कुछ साल तक तो शांति रही, लेकिन 1973 में अकाली दल ने पंजाबी को ज़्यादा अधिकार देने की मांग रख दी। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया, जिसमें पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव रखे गए थे। इस प्रस्ताव में सुझाया गया कि केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार का अधिकार हो। इस प्रस्ताव में पंजाब को और ज़्यादा स्वच्छता यानी अधिकार देने की बात कही गई थी, लेकिन इससे अलग देश की बात नहीं थी। उसके बाद कहानी में फिर एंट्री हुई जनरल सिंह भिंडरावाले की। 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई और इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद रोष दिवस मनाया गया। इसमें जनरल सिंह भिंडरावाले ने हिस्सा लिया। भिंडरावाले ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर कड़ा रवैया अपनाया और वो जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगे। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। सन 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। पंजाब में बढ़ते हिंसक घटनाओं के लिए भिंडरावाले को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सूचना नहीं होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन बाद पंजाब रोडवेज की बस में घुसे बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार दिया।
बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इससे पहले 1982 में भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरावाले ने सिख धर्म की स्वच्छ संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरावाले को पकड़ना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल के.एस. बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उससे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना ज़रूरी था। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर को घेराबंदी शुरू कर दी। पंजाब से आने जाने वाले रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गई, फ़ोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने को कह दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिए गए। 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। अगले दिन सेना की गाड़ियों और टैंक में भी स्वर्ण मंदिर पर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ और आखिरकार 6 जून को भिंडरावाले को मार दिया गया। स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। सिख समुदाय ने इसकी आलोचना की। वहीं कांग्रेस में भी फूट पड़ गई। इस कार्रवाई में आम लोगों की मौत के विरोध में कैप्टन अमरदीप सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिए। कई सिख लेखकों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे और 250 घायल हुए थे। वहीं 400 से अधिक आम नागरिक मारे गए थे और 90 लोग घायल हुए थे। 1600 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद शुरू हुआ मौतों का सिलसिला। भिंडरावाले की मौत के बाद हालत बहुत बिगड़ गए थे। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतविंदर सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई थी कि उनका शरीर क्षत-विक्षत हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़ गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2700 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए। ऐसे आरोप लगा था कि इन सिख विरोधी दंगों को कांग्रेस नेताओं ने ही हवा दी थी, क्योंकि ये सब जो चीजें चल रही थी वो कांग्रेस सरकार में ही क्यों चल रही है। और वो दिन था 23 जून 1985 को, जब कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया था। इससे विमान में सवार सभी 329 यात्री और क्रू मेंबर्स हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरावाले का मौत का बदला बताया था। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद्य की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा दिया। इसमें सीएम की मौत हो गई। इतने संघर्षों के बाद भारत में खालिस्तान आंदोलन अब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी देश के कई हिस्सों में खालिस्तान समर्थक मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन और कनाडा में अभी भी कई आंदोलनकारी जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आज के समय में खालिस्तान किसी आतंकवादी से कम नहीं है और इनका आतंक दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन समेत कई देशों में खालिस्तान समर्थक लगातार भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते आए हैं। आपको बता दें कि ये आतंकवादी किस तरह से भारत के खिलाफ लगातार नफरत लाने का काम करते हैं। कभी ये आतंकवादी विदेश में बैठे भारतीयों को गुरुद्वारा जाने से रोकते हैं, तो कभी ये लोग तिरंगे को अपमान करते हैं, तो कभी ये लोग हिंदुओं को पीटते हैं। जब इनका मन नहीं भरता तो ये आतंकवादी मंदिरों में तोड़फोड़ करते हैं, जिसको लेकर एनआईए जांच भी अभी भी कर रही है। आप कल्पना करिए कि अगर खालिस्तानियों की मांग पूरी होती है तो क्या होगा। क्या भारत फिर से टूट जाएगा, जहां हर जगह जगह आतंक का नाच देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो से खालिस्तानियों के बारे में पता चला होगा। तो चलिए इस वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।